दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त जय शेखर, और आज हम आपको जो कहानी सुनवाने जा रहे हैं उसका नाम है वो उसका चेहरा था। लेखिका है रीवा से सपना सिंह। मैं उससे पहली दफा एक दोस्त के घर मिला था और एक लंबे अरसे बाद मेरा मन कविता लिखने को होने लगा था। दोस्त ने ही उसका परिचय कराया था। इनसे मिलो, अनसुईया। उसने मुझे देखकर हाथ जोड़ दिए थे। तभी उधर शशांक भी आ निकला था। इससे मिली? ये मेरा लंगोटिया है। उसने बेजारी से सिर हिला दिया था। हाँ, मैं शशांक हम दोस्तों में सबसे ज्यादा हंसमुख, मिलनसार और सुदर्शन था। बीबी भी उसने चुनकर छांटी थी। मैं पिछले 10 वर्षों से प्रदेश के कई शहरों की खाक छानने के बाद हाल ही में अपने शहर लौटा था, इस संकल्प के साथ कि अब यहीं बस जाऊंगा। दोस्त खुश थे मुझे अपने बीच पाकर, मैं भी खुश था, पर शायद तब तक जब तक उससे नहीं मिला था। अपने शहर लौटने के बाद से मैं अपने दोस्तों की पत्नियों से मिलता ही रहा था, कभी किसी समारोह में या कभी उनके घर जाकर ही। कईयों से मैं पहली बार ही मिल रहा था क्योंकि उनकी शादी में मैं शामिल नहीं था। कईयों से मेरी काफी घनिष्ठता थी। सारे दोस्तों की पत्नियां मेरे लिए आदरणीय भाभी जी ही थीं, पर अनसुईया को मैं कभी भाभी जी नहीं कह पाया। मेरे लिए वो अनसुईया ही रही। शशांक उसे अनु बुलाता था। मेरे द्वारा उसे इस तरह पुकारने पर सभी ने सामान्य रूप से लिया था, खुद अनसुईया ने भी। मैं बेचैन था। पता नहीं क्यों थी ये बेचैनी। पिछले 8 वर्षों में मेरी पत्नी के अलावा और कोई औरत मेरी जिंदगी में नहीं थी। पत्नी के साथ मैं खुश भी था। वो शांत और खुश मिजाज औरत थी, मेरा और मेरे बच्चों का ख्याल रखने वाली। अनु से तीसरी मुलाकात के बाद ही मुझे पता चल गया था मैं उसकी तरफ सिर्फ आकर्षित ही नहीं हूं, बल्कि उसे प्यार करने लगा हूं। ये बात महसूस होते ही मैं घबरा गया था। घबराहट कई कारणों से थी। मेरी उम्र और पोजीशन मुझे इस बात की इजाजत नहीं देती थी कि मैं किसी से प्रेम करूं। मैं एक जिम्मेदार पति, प्यार करने वाला पिता था। मुझे 10 से 5 नौकरी करनी थी और अपने परिवार के लिए सुविधा के साधन जुटाने थे। अपने बच्चों के भविष्य के लिए बैंक में पैसा जमा करते जाना था। कुछ दिन बाद जमीन खरीदनी थी, मकान बनवाना था, बड़ी होती बेटी की शादी करनी थी, दोस्तों रिश्तेदारों के यहाँ शादी ब्याह जन्म मरण में शामिल होकर सामाजिक दायित्व पूरे करने थे। प्रेम करना, वो भी अपनी जिगरी दोस्त की पत्नी के साथ, मेरे लिए गैर कानूनी, अनैतिक और वर्जित था। एक अहम काना हरकत। मैं घबरा इसलिए भी गया था क्योंकि मैं प्रेम की तकलीफ से डरता था। बहुत पहले किशोर अवस्था और जवानी के बीच के दिनों में एक बार प्रेम हुआ था पड़ोस की लड़की से। उस वक्त वो दुनिया की सबसे सुंदर लड़की थी मेरे लिए। शायद प्रेम में पड़ने पर सारी दुनिया ही सुंदर दिखाई देती है। कोई वस्तु अपने वास्तविक रूप में दिखाई नहीं देती। इसकी उल्टी बात भी सही हो सकती है। प्रेम में ही वस्तुएं अपने वास्तविक रूप में नजर आती हैं। बहरहाल प्रेम का वो दौर मेरे लिए तकलीफ दे रहा। महबूबा की जुदाई में मैं दिनों बाद उबर पाया। आज वो लड़की 4 बच्चों की माँ है, लेकिन अनसुईया की बात अलग थी। वो थी भी तो अपने आसपास में सबसे अलग। मेरी तरफ उसका भी झुकाव था। हम दोनों ही उबे हुए थे, वो मुझसे ज्यादा। मुझे तो उससे मिलने के बाद पता चला कि मैं उबा हुआ हूं। अपने बारे में उसे सब कुछ पता था। कोई दूसरा उसे उसके बारे में कुछ नहीं बता सकता था। उससे कहो तुम बहुत सुंदर हो, वो कहेगी मुझे पता है। उससे कहो तुम 32 की उम्र में 22 की लगती हो,
वो उकताहट में मुस्कुरा देगी। जैसे यही बात बहुत से लोगों से बहुत बार सुनी हूं। मैं उससे मिलने के बहाने ढूंढने लगा था। वक्त बेवक्त उसके घर चला जाता, बातें शशांक से करता, नजरें अनु पे रहती। अनु बातचीत में कम शामिल होती, कभी कभी तो बाहर भी नहीं निकलती थी। कभी पास बैठी भी होती तो टीवी या मैगजीन्स में उलझी होती। मैंने उससे तीसरी या चौथी मुलाकात में ही जता दिया था कि मैं उसे प्यार करता हूं, और उसने बिना कोई आश्चर्य व्यक्त किए बड़ी सहजता से इसे स्वीकार कर लिया था। हमारी मुलाकातें बहुत कम होती थीं, सिर्फ एक दूसरे से मिलने के लिए हम बहुत कम मिले। मैंने शुरू में ऐसी कोशिश की थी, लेकिन जब हमने आपस में इकरार कर लिया, मेरी वो बेतुकी कोशिशें भी बंद हो गईं। हमारे लिए ये एहसास ही खुशी का कारण बन गया था कि रिश्तों से परे हम दोनों एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण हैं। हम अक्सर दोस्तों, परिचितों, उसके बच्चों, मेरी पत्नी या उसके पति की मौजूदगी में ही मिलते। मुझे देखकर उसका चेहरा खिल उठता, आंखें चमक उठती। उसे देख मेरी बेचैनी बढ़ जाती, लगता इन सब के बीच से उसे उठा ले जाऊं। वो हमेशा संयत और सहज बनी रहती, मैं ही दीवाना हुआ जा रहा था। उसका जादू मेरे सिर चढ़कर बोल रहा था। एकाएक मैं गाने गुनगुनाने लगा था। एक दिन अचानक घर के आदमकद शीशे में मैं अपने आप को मोटा दिखने लगा। एकदम से मुझे याद आया, एक जमाने से मैंने कोई कसरत नहीं की है। अब मुझ पर अपनी तोंद घटाने, जो शायद थी ही नहीं, और मसल्स बनाने, जो एक सपना था, की धुन सवार हो गई थी। ये सब देखकर पत्नी को सुखद आश्चर्य हुआ था। वो अक्सर मेरे बढ़ते वजन को लेकर चिंतित रहती थी। तुम अपना कोलेस्ट्रॉल बढ़ा लोगे, वो मुझे ताबड़तोड़ खाता देखकर चिढ़कर कहती थी। जरा मेरे बालों के लिए भी मेहंदी बना देना। हर 15 दिनों में पत्नी से इसरार करने लगा था। पत्नी चिढ़ती, क्या बात है, किसी पर दिल तो नहीं आ गया, क्या बात करती, कहकर मैं हंस देता। अपनी असामान्य हरकतों को मैं महसूस कर रहा था, लेकिन इन सब पर मेरा वश नहीं था। अपनी असामान्य हरकतों को मैं महसूस कर रहा था, लेकिन इन सब पर मेरा वश नहीं था। एक मीठी सी रोमानी अनुभूति मुझ पर तारी हो गई थी, जिससे मैं एक अरसे से वंचित था। अपने दीवानेपन में मैं एक बार उसे कह बैठा था, अगर वो तैयार हो तो मैं उससे सब कुछ छोड़कर शादी कर सकता हूं। ये सुनकर वो देर तक हंसी थी, फिर गंभीर हो गई थी। प्रेम से जी भर गया है क्या, उसने पूछा था। ऐसा क्यों कह रही हो? इसलिए कि शादी प्यार के लिए जहर है। उसके शब्द ही नहीं, उसका पूरा चेहरा ही तीता गया था, जैसे कोई कड़वी दवा निकल रही हो। उस दिन मुझे पहली बार पता चला था कि अपने पति के साथ उसका प्रेम विवाह था। एक लंबे अरसे तक दोनों ने आपस में प्रेम किया था, फिर विवाह किया। विवाह के फौरन बाद शशांक खालिस पति में तब्दील हो गया था। मनोहार की जगह आदेश ने ले ली थी। रोमांस की जगह एक कभी न खत्म होने वाली ऊब ने। प्रेमी आपस में बंधे होने पर भी स्वतंत्र महसूस करते हैं, एक दूसरे के समकक्ष महसूस करते हैं, लेकिन शादी कहते कहते वो घृणा से भर जाती। जब मैं प्रेम करती थी बहुत खुश थी, सब कुछ सुंदर लगता था, बहुत बहुत अच्छा होने का मन करता था। सच, दुनिया की सभी खूबसूरत चीजें प्रेम से ही शुरू होती है ना। लेकिन फिर पता नहीं क्या हो गया, सब गड़बड़ा गया। वही वो है, वही मैं हूं, लेकिन सब उसी का है, मेरा कुछ नहीं। उसका घर, उसके बच्चे, उसकी पत्नी, उसका स्टेटस, इन सब के बीच हर दिन मैं अपने आप को तलाशती रही, अपनी जगह तलाशती रही। सचमुच आदमी जो दिखता है अक्सर वो होता नहीं। शशांक दोस्तों में कितना लोकप्रिय था, सबके दुख सुख में शामिल, लेकिन अपनी पत्नी के साथ उसका व्यवहार एकदम दूसरा होता। अनसुईया बताते, शशांक को ना सुनने की आदत नहीं है, वही सर्वोपरि है। उसकी मर्जी, उसका मन, उसके विरुद्ध उसे कुछ भी करने कहने की छूट नहीं। अगर उसने कोशिश की भी तो परिणाम उसकी देह ने भुगता। चेहरे के निशान हफ्तों नहीं मिटे और वो सबको अपनी चोट की
झूठी कैफियत देती रहती। अनसुईया कहती रहती उसने शादी की तमाम अच्छाइयां और बुराइयां एक साथ झेल ली हैं। मैं पूछता अच्छाइयां क्या? वो मुझे भेदती दृष्टि से देखती। तुम क्या समझते हो शशांक मुझे प्यार नहीं करता? मेरे बिना वो 1 मिनट नहीं रह सकता। मेरी बीमारी में वो मुझे किसी बच्चे की तरह संभालता है, मेरी देखभाल करता है। दरअसल वो मुझे हर तरह से अपने पर निर्भर रखना चाहता है। मैं चीखती चिल्लाती हूं, तर्क देती हूं तो वो मेरी पिटाई कर देता है। मैं बीमार होती हूं तो मेरी केयर करता है। इससे उसे आत्मसंतुष्टि होती है। वो मुझे कुछ करने नहीं देता, कहता है मुझ में इतनी काबिलियत ही नहीं। लेकिन मैंने अपने से हर मामले में कमतर औरतों को काम करते, पैसा कमाते देखा। वो बोलती जाती धारा प्रवाह, उसके साथ मैं ढेर सारे विरोधाभासों को झेलती हूं। कभी कभी मैं उसको ढेर सारा प्यार करना चाहती हूं, कभी इतनी नफरत महसूस करती हूं कि क्षण भर भी उसके साथ रहना दुष्पार लगता है। कभी वो मुझ में संसार की सबसे सुखी औरत होने का एहसास भर देता है और कभी अपने व्यवहार से इस कदर आहत कर देता है कि मैं अपने आप को कंगाल ठूंठ महसूस करती हूं, अकेली और असुरक्षित। छोड़ क्यों नहीं देती उसे? फिर से जिंदगी शुरू करो। मुझे शशांक किसी कसाई सा दृश्य लगता। कैसे सहती होगी वो उसको, इतनी नाजुक सी लड़की। क्या होगा उसे छोड़कर? सिर्फ भटकाओ। हर पुरुष में मैं वही खोजूंगी जो शशांक में नहीं है। उसे छोड़ किसी और से शादी, मुझे लगता है सभी शादियां एक सी होती हैं। सभी शादीशुदा लोग भी एक से। पुरुष हर जगह शशांक होता है, परिस्थितियां अलग अलग हो सकती हैं। बहुत से पति मारपीट नहीं करते होंगे, लेकिन दूसरी तरह से टॉर्चर करते होंगे। ऐसा नहीं है यार, बहुत से लोग सुखी दाम्पत्य बिताते हैं। मैं उसे टोकता तो वो बिफर जाती। ये सिर्फ भ्रम बनाए रखना है। सुखी विवाह सिर्फ एक शर्त है। औरत अपने आप को अपने आदमी के मन और मिजाज के मुताबिक ढाल ले, बस। फिर चाहे वो लव मैरिज हो या अरेंज। हे ईश्वर, ईश्वर ने औरतों के दिल और दिमाग पता नहीं क्यों बनाए, जबकि इन दोनों चीजों ने औरतों को सिर्फ तकलीफें ही दी हैं। मैं अनसुईया की बातें सुनता और डर जाता। अपनी पत्नी के प्रति अपने व्यवहार को अंदर ही अंदर तौलने लगता, उसके चेहरे को पढ़ने लगता। मुझे वो पूरी तरह खुश और मगन नजर आती। मैं घबरा कर सोचता, लगता है ईश्वर ने इसके दिल और दिमाग नहीं बनाए। अगर बनाए होते तो अनसुईया के अनुसार ये भी तकलीफ में होती। एक दिन मैंने पत्नी से कहा, सुनो, तुम कोई काम क्यों नहीं शुरू कर देती? पत्नी ने यूं देखा मुझे जैसे मैं चिड़ियाघर से निकला कोई अजीबो गरीब जानवर हूं। तुम्हें भी क्या सूझी? जब मैं चाहती थी कुछ करना तो तुमने घर का वास्ता देकर रोक लिया था। अब मैं वो सब भूल भाल गई। अब बढ़ोती में क्या काम? आराम से तो चल रहा है सब। काम करने से उसका मतलब सिर्फ पैसा कमाने से था, जो मैं अच्छी तरह से कमा ही रहा था। अचानक एक दिन पत्नी ने ऐलान सा किया, वो घर के बाहरी कमरे का, जो अब तक मेरा ऑफिस था, ब्यूटी पार्लर का रूप देने जा रही है। मैं परेशान हो गया। पता नहीं क्यों अनसुईया को बताया तो वो हमेशा की तरह हंसती, व्यंग भरी हंसी। तुम हंस रही हो? उसकी हंसी मुझ में खींच पैदा कर रही थी। हो, आखिर तुम भी वही एक टिपिकल पति जो अपनी पत्नी की उन्नति अवनति सबका कारण खुद ही बनना चाहता है। अब आपकी पत्नी ने अपने मन से काम करने का निर्णय ले लिया तो आप तिल मिला गए। आपकी प्रेरणा और आपकी सहायता से ही उन्हें ये आदेश लेना चाहिए था। आपके आदेश, आपकी प्रेरणा, आपकी सहायता से ही उन्हें ये निर्णय लेना चाहिए था। मैं निरुत्तर था, क्योंकि यही सच था। पत्नी ने ब्यूटी पार्लर खोल लिया। उसकी शुरुआती कस्टमर मेरे दोस्तों की बीवियां, मोहल्ले की लड़कियां और औरतें थीं। पत्नी ने एक अन्य ब्यूटी पार्लर में नियमित जाना शुरू कर दिया था, हेयर कटिंग वगैरह सीखने। वो व्यस्त थी और खुश भी।
खुश तो वो पहले भी रहती थी, कम से कम मुझे तो ऐसा ही लगता रहा था। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर रौनक थी। मैं अजीब अजीब सा महसूस कर रहा था, कुछ अकेलापन, अपने आप को हाशिए पर जाता हुआ। घर थोड़ा बदल सा गया था। मुझे अटेंड करने के लिए अब हर वक्त वहां पत्नी नहीं होती। मेरा घर बहुत दिनों तक मुझे अजनबी सा लगता रहा। पत्नी का ब्यूटी पार्लर चल निकला। वो व्यस्त होती, थकी होती, फिर भी आत्मसंतुष्टि का भाव उसके चेहरे पर अलग से दिखता। मैं सोचने पर मजबूर हो जाता, आखिर हम मर्द औरतों को यूं घरों में कैद कर, उनकी सुख के तमाम साधन इकट्ठा कर, उन्हें बच्चों और रसोई में उलझाकर, उन्हें बाहर के कठोर यथार्थ से बचाकर उन्हें सच्ची खुशी दे पाते हैं। मैं और अनुसुईया एक दूसरे की जरूरत बन गए थे। हम जब भी मिलते या ज्यादातर फोन पर ही बातें अक्सर वही करते। मैं उसे सिर्फ देखता या फिर सुनता। उसके पास बातों के ढेर होते। लगता उसने एक अरसे से किसी से बातें नहीं की हैं। अजीब सी बात थी। उसकी ज्यादातर बातें पहले की थीं, उसके छुटपन की, उसके मम्मी पापा की, उसकी सहेलियों की, उसके स्कूल कॉलेज की ढेर सारी बातें, जिसे शायद उसने किसी से नहीं बांटा था। उसके चेहरे पर अंदरूनी तृप्ति का भाव होता। मुझे खुशी होती, इस तृप्ति की वजह मैं हूं। किसी से बात कर सकना भी कितनी बड़ी बात है। कहने को तो दुनिया में कोई आपका दुश्मन नहीं होता, सभी दोस्त ही होते हैं, हितैषी होते हैं, लेकिन कितनों से हम मन की बातें बांट पाते हैं। कितनों के सामने हम अपने अंतर की सारी गांठें खोलकर निर्बाध बहने देते हैं खुद को। एक दिन अनुसुईया ने मुझे टोका, तुम हमेशा मेरा नाम गलत उच्चारते हो। अनुसुईया नहीं, अनुसुईया कहा करो। मैंने अपना उच्चारण तो नहीं बदला। हाँ, उससे उसके नाम का मतलब जरूर पूछ बैठा था। उसने बताया था सती अनुसुईया की कहानी, जिन्होंने अपने सत के बल पर तीनों देवों को बालक रूप में परिवर्तित कर दिया था, जिन्हें शंकर ने दुर्वासा जैसा पुत्र दिया था। मैं उसके नाम के पौराणिक महत्व और उसकी जिंदगी के यथार्थ की मीमांसा करता रहा था। कितना विरोधाभास था दोनों में। शायद विरोधाभासी रहना ही उसकी नियति थी। हमारे बीच जो रिश्ता था, हम दोनों ही उस पर सोचने से डरते थे। कभी कभी तो बहुत उदास होकर कहती, तुम और मैं ऐसी राह पर चल रहे हैं जिसकी कोई मंजिल नहीं है, और बगैर मंजिल की राहें चाहे कितनी ही खुशगवार और खूबसूरत क्यों ना हो, बेमतलब होती हैं। एक दिन अचानक अनुसुईया ने मुझे फोन किया, भर्राई हुई रुआंसी आवाज में। क्या बात है? मुझे लगा शशांक से फिर उसका झगड़ा हुआ है। मुझसे अभी मिलो कहकर उसने फोन काट दिया। मैं उजबक की तरह बैठा सोचता रहा था, कहां जाकर मिलूं, ये तो उसने बताया ही नहीं। मैं घर ही गया। दरवाजा उसी ने खोला था। एक बारगी में अचकचा सा गया था। उसका चेहरा, मैं वो चेहरा आज तक नहीं भूल पाया। उसके बाएं गाल पर आंख के ठीक नीचे छलछला आए खून का काला पड़ चुका गहरा निशान था। उसे पूरी ताकत से और कई बार उसी जगह पर मारा गया था जिसका असर उसकी गर्दन और पीठ तक था। उसके चेहरे पर दर्द, अपमान, क्रोध, बेचारगी और शर्म के भाव गडमड हुए पसरे थे। वो वर्षों की बीमार लग रही थी। वो अनुसुईया बिल्कुल नहीं थी जिसे मैं जानता था। उसका चेहरा मुझे एक हताशा, एक थकान पैदा कर रहा था। तुम उस जानवर के साथ क्यों रह रही हो? मेरे मुंह से यही निकला, पता नहीं क्यों। आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। शायद किसी रोज वो बहुत जोर से मारे और मेरे दिमाग की कोई नस फट जाए और मैं चुपचाप सुन रहा था। मेरे पास कहने को कुछ नहीं था। मैं जानता था मैं उसकी कोई मदद नहीं कर सकता था। उसके आंसू उसके गालों से ढलक कर उसके आंचल को भिगो रहे थे। मुझे नहीं पता मुझे मारकर उसे कैसी अनुभूति होती है, लेकिन मेरा तो सब कुछ छिन्न भिन्न हो जाता है। कुछ समझ में नहीं आता क्या करूं।
कभी लगता है अपने सारे बाल नोच डालूं, कपड़े फाड़ डालूं और सड़क पर निकल पड़ूं, या कि भीख मांगने लगूं, या फिर शरीर बेचने लगूं। कुछ भी, वो जो तकलीफ होगी वो सच्ची तो होगी। ऐसी तो नहीं कि समाज में तुम सुखी समझे जाओ, किस्मत के धनी समझे जाओ और असल जिंदगी में इतनी बदसूरत हो। वो विक्षिप्तों की तरह रोते जा रही थी। मैंने उसे शांत करना चाहा। मैं शीशे में अपना चेहरा देखने से डरती हूं। मेरा चेहरा, ये टूटा फूटा चेहरा, उसकी गहरी नफरत का प्रतीक है। से बर्दाश्त नहीं होता जिसके लिए मैंने सबको छोड़ दिया, सब कुछ भुला दिया। मुझे अपने आप से नफरत होती है। मैंने ऐसे व्यक्ति से प्यार क्यों किया, शादी क्यों की, और अब क्यों जीते जा रही हूं उसके साथ। वो देर तक रोती रही। मैं चुपचाप उसकी पीठ पर हाथ फेरता रहा। कुछ देर बाद वो उठी, जाकर मुंह धुला, पानी पिया, फिर आकर मेरे पास बैठ गई। मैं अब भी सीधे उसके चेहरे पर नहीं देख पा रहा था। सुनो, तुम यहां से ट्रांसफर ले लो। उसकी आवाज संयत थी। क्या? क्यों? इस अप्रत्याशित प्रस्ताव से मैं अचकचा गया था। देखो, मेरे चेहरे पर ये निशान पहली बार नहीं बने हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम इसकी वजह बनो। मैं चला आया था उसके घर से और फिर उसके शहर से भी। मैं नहीं जानता मैंने ऐसा क्यों किया, क्यों चुपचाप अनसुईया की बात मान गया। पता नहीं ये अनसुईया के प्रति मेरा प्रेम था या फिर मैं डर गया था उसके चेहरे पर पड़ी भयानकता की तस्वीर देखकर। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस कहानी को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अपना खूब ध्यान रखें। खुश रहें।